नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक खबर ऐसी है जो जागो इंडिया जागो की खबर का असर है, उस विषय में बात करेंगे। हमने 3 सितंबर को 2024 को एक वीडियो चलाया था जिसमें ये बताया था कि आपको आपकी संपत्ति की रक्षा कैसे करना है, क्योंकि जैसे वडाला में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रवीण कुमार तिवारी जो कि 2-4 सालों से ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, नेत्रहीन हो गए, उनकी प्रॉपर्टी को एक फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना के किस तरह हथियाई जा रही थी, इस विषय में हमने वीडियोस बनाया था। उस वीडियो का असर हुआ और 25/9/2024 को दादर पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर FIR दर्ज किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रथम खबरी अहवाल मराठी में, जिसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि प्राथमिकी दर्ज की। FIR पुलिस कब लेती है? जब कोई संज्ञेय विषय म्हणजे आपराधिक घटना घटती है, उसके ऊपर जब सूचना मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करती है। तो इस बारे में प्रवीण चंद तिवारी ने पुलिस स्टेशन को और अन्य जो भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट थे, संबंधित डिपार्टमेंट, सबको पत्र लिखा था कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो 3-4 साल से उनकी नेत्रहीन हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है और उनका जो अलॉटमेंट हुआ था उस अलॉटमेंट में उन्हें डेवलपर ने रूम हैंडओवर पोजीशन नहीं दिया था, डेवलपर ने पोजीशन नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोसाइटी को और डेवलपर को बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजे कि भाई मुझे चाबी दिया जाए, मेरा पोजीशन हो चुका है। अब वहाँ होता क्या है कि एक अन्य व्यक्ति डिमांड करता है कि भाई ये जो प्रवीण चंद्र तिवारी थे उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया है और ये मुझे मेरे नाम से दिया जाए। वो व्यक्ति उस विषय पे एक एप्लीकेशन करता है AR डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करता है। अब AR डिपार्टमेंट ये चेक नहीं करते हैं कि भाई ये ओरिजिनल व्यक्ति कहाँ है, क्योंकि दोस्तों इस सारे के अंदर में अलॉटमेंट के बाद जिस व्यक्ति का नाम है उसमें से पति या पत्नी को ही चाबी देने का प्रावधान है। उनके लीगल आस में उनके बच्चे हैं तो उनको भी चाबी नहीं दी जाएगी जब तक कि उनका वारिसदार में नाम ट्रांसफ़र होके नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे इस सारे के अधिकारियों ने क्या किया, डेवलपर को पत्र लिखा कि भाई इन्होंने एप्लीकेशन किया है, इनको यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी दी गई, इनको चाबी दीजिए। ये AR डिपार्टमेंट में शायद मेरे ख्याल से पवार साहब हैं, पवार साहब ने ये काम किया। अब ये व्यक्ति वहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया ओरिजिनल आदमी मैं हूँ और मुझे चाबी दिया जाए, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है, सोसाइटी ने मुझे लेटर दिया है कि भाई आप भले उस रूम में नहीं रहते हो लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस है तो आप मेंटेनेंस जमा कीजिए। इतना होने के बावजूद भी AR डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई, मतलब तारीख पे तारीख शायद अभी तक उन्हें वहाँ से न्याय नहीं मिला है।
अभी तक मुझे उस चीज़ की खबर नहीं मिली है कि उन्हें पवार साहब ने न्याय दिया है। जबकि अब क्लियर हो जा रहा है, ये स्पष्ट हो जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट दादर पुलिस स्टेशन ने इस चीज़ की जो भी कंप्लेंट्स गई थी बाकायदा उसकी इंक्वायरी किया, जांच किया। जांच करने के बाद ये तथ्य हुआ कि भाई नहीं, एकदम यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है, इनके साथ प्रवीण चंद्र तिवारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इनके साथ धोखाधड़ी करके इनके नाम का किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके बोगस पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसे रजिस्टर्ड कराया गया है। ये क्लियर हो गया। अब एफआईआर हो गया है, तो पवार साहब ऑर्डर क्यों नहीं पास कर रहे? पवार साहब के पास तो कोई कानून ही नहीं था कि उस व्यक्ति की सुने। पवार साहब के पास कोई कानून नहीं था कि उस व्यक्ति की बात सुना जाए जो व्यक्ति अपने आप को अटॉर्नी होल्डर बोल रहा है, क्योंकि एसआरए में तो रूल ही नहीं अटॉर्नी होल्डर को देने का। तो पवार साहब क्यों उतना उसको ट्रीट कर रहे थे? और अभी तक उस व्यक्ति के नाम पे ऑर्डर पास नहीं किया है कि इस व्यक्ति को रूम अलॉट किया जाए। जबकि पवार साहब को तो ये भी ऑर्डर पास करना चाहिए कि अलॉटमेंट होने के बाद भी विकासक ने उनको ताबा नहीं दिया है, इसलिए ताबा देने तक का जो भी बकाया भाड़ा है वो भी उन्हें अदा किया जाए अकॉर्डिंग टू सर्कुलर 153। उनको भाड़ा दिया जाए, क्योंकि भाड़ा जब तक पोजीशन नहीं होता है तब तक का देने का प्रावधान है। अलॉटमेंट लेटर का कोई मतलब नहीं कि अलॉटमेंट मिलने के साल भर बाद भी अगर मुझे पोजीशन नहीं मिला तो क्या मुझे भाड़े बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, जिस दिन से डेमोलिशन होता है, जिस दिन घर तोड़ा जाता है, उस दिन से पोजीशन के दिन तक का भाड़ा आपको देना है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है। लेकिन एआर डिपार्टमेंट में क्या किया जा रहा है, इन चीज़ों को सही दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले बताया दोस्तों, एसआरए में जो भ्रष्टाचार चालू है शायद महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। इन अधिकारियों को का डर खत्म हो गया है। कौन इनके पीछे है, क्यों ये डरते नहीं है? ये ना इन्हें कानून से डर है, ना किसी चीज़ से डर है। ये अपना मनमाना व्यापार चला रहे हैं वहाँ पे। क्या आप मुझे बताइए, आप में से कोई बंदा होता और जाता और कहता कि भाई मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी पापा गांव में है, मुझे वहाँ पे चाबी दे दीजिए, क्या आपको चाबी देते थे वो? आप अथॉरिटी लेटर लेके जाते तो भी नहीं देते, अथॉरिटी लेटर लेके जाते तो भी नहीं देते। तो उस थर्ड पर्सन के नाम पे एआर डिपार्टमेंट लेटर कैसे निकाला? तो ये चीज़ तो लागू होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट, जो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन है, वो अधिकारियों की भी जांच करे, उनके खिलाफ भी एफआईआर करे कि भैया आपका काम क्या था, कानून से इस काम करना, तो आपने लेटर कैसे निकाला, कौन से कानून के तहत निकाला, वो मुझे बताइए। एसआरए के कानून में 162A क्लियर कट कहता है, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति या उसकी पत्नी, क्योंकि एसआरए में पति पत्नी नॉमिनीज होते हैं, दोनों साथ में पात्र होते हैं, दोनों का समान अधिकार होता है, इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो ये दोनों को अधिकार है कि वो वहाँ से अलॉटमेंट लेटर या चाबी ले। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति, उनके सगे बच्चे हैं तो भी उनको अधिकार नहीं है कि उनके सिवा आप वहाँ से कोई भी चीज़ पोजीशन ले या अलॉटमेंट लेटर ले। तो क्या एसआरए के अधिकारियों को कानून नहीं पता है? क्या सीओ एसआरए इन अधिकारियों को कानून की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं? तो ऐसे मामले में सरकार यहाँ पे इस तरह के जो मामले अपील चलाई जाती है, उस तरह के मामले में सरकार यहाँ पे रिटायर्ड जस्टिस या रिटायर्ड सीनियर काउंसिल जो होते हैं रिटायर्ड, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करती? जो कानून ज्ञाता है, जिन्हें पता है कि भाई ये कानून है, ये कानून नहीं है। ये अधिकारी मतलब अपना मनमाना ढंग से ये कुछ भी काम कर रहे हैं।
क्या पवार साहब मुझे बताएंगे कि कौन से कानून के नियम में लिखा है कि अटॉर्नी होल्डर को आप लेटर निकालिए कि भैया इनको घर दीजिए, वो कहा मुझे बताइए। ऐसे तो हर व्यक्ति है पावर ऑफ अटॉर्नी बना के लेके आएगा, भैया मुझे इनका घर दीजिए, मुझे दे दिया, तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे नाइंसाफ़ी जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले एसआरए डिपार्टमेंट से हुई है। अगर एसआरए डिपार्टमेंट ने उस व्यक्ति को ट्रीट नहीं किया होता, उस व्यक्ति के नाम पे लेटर नहीं निकाला होता बिल्डर को, तो ये मसला ही नहीं खड़ा होता था और वो बूढ़े दादा को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनसे पूछा जाए कि सरकार ने आपको क्या कर्तव्य के लिए बैठाया है, क्या किस कर्तव्य के लिए बिठाया गया, किस कानून के तहत आपने ये लेटर निकाला। वो कानून के प्रोविजन की कॉपी मुझे दीजिए जो एसआरए में लिखा है कि अटॉर्नी होल्डर के नाम पे आप चाबी देने के लिए लेटर निकालिए बिल्डर को। कोई क्लॉज होगा तो बताइए पवार साहब। मुझे नहीं लगता है कि एसआरए में ऐसा कोई क्लॉज है, क्योंकि सर्कुलर 152 में जहां पहले लीगल हायर्स की एफिडेविट लेने के बाद, एफिडेविट का एनओसी लेने के बाद ये एक जन के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफ़र करते थे, वो एसआरए ने बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि भाई यहाँ पे तो हम ऑर्डर दे देते हैं, हेयरिंग ले लेते हैं, पंचनामा बनाते हैं और दे देते हैं, लेकिन फिर वो व्यक्ति जाके वहाँ पे एक हाई कोर्ट में बोलता है कि अधिकारी को तो पावर नहीं है कि प्रॉपर्टी डिसाइड किया जाए, किसकी संपत्ति है, किसको देना है, तो अथॉरिटी कैसे डिसाइड कर सकती है। तो उस मैटर को वहाँ पे रद्द कर दिया गया है और वहाँ पे कहा गया है कि अगर जो भी झोपड़ी धारक है वो और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जो भी लीगल हायर्स है उनका समान अधिकार जॉइंट नाम में ही हम देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। और यदि कोई व्यक्ति जिसको अकेले के नाम पे करना है तो वो हाई कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासकीय पत्र लेके आए, वो सबमिट करेंगे तो ही हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि एसआरए डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कानून के विपरीत भी है, जो कानून के विपरीत है। अब यहाँ सबसे पहली बात है कि जो सोसाइटियों में लीगल हायर का नाम ट्रांसफ़र करना है तो 152 में इन्हें खाली प्रपोज सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी का अधिकार इनके पास नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहाँ उनके नॉमिनेशन और शेयर सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार उन्हें दिया गया है, तो उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, जानबूझ के वो चीज़ अपने पास लेके आ रहे हैं और वहाँ पे व्यापार बना के उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, उनको पैसे ऐंठ रहे हैं कि भैया गांधी जी लाइए तो काम कराइए। अभी मैं 2 दिन पहले गया था एसआरए में, 2 या 3 दिन हो गए, मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, बोले सर आप जागो इंडिया जागो। बोला हाँ, अरे सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं। मतलब सर परेशानी क्या है वो मत बताइए, क्योंकि परेशानी जो है वो पूरी मुंबई का है। आप मुझे शॉर्ट में बताइए कि आपकी तकलीफ़ क्या है। आप परेशान हैं, मैं बहुत परेशान, ये शब्द मत वापरिए, आप आपकी तकलीफ़ बताइए, आपकी तकलीफ़ क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति फ़ोन करके बोलता है सर मैं बहुत परेशान हूँ। अरे सर मैं क्या बताऊँ, ये एसआरए में पूरी मुंबई नहीं महाराष्ट्र में कौन सुखी है वो बताइए, कौन सुखी है वो बताइए। हर व्यक्ति परेशान है, वो पात्र है तो भी परेशान, अपात्र है तो भी परेशान, अनिर्णित है तो भी परेशान, नाम एनेक्शल 2 में नहीं आया तो भी परेशान। एसआरए से खुश खाली कुछ चंद लोग होते हैं जो सोसाइटी के प्रबंधक समिति में हैं और जो बिल्डर के आगे पीछे घूमते हैं या सोसाइटियों के आगे पीछे, उसके अलावा कोई खुश नहीं रहता। रोज इनके अधिकारों का हनन होता है। ये जो सोसाइटियां बैठी है ये भाड़े का ठहराव क्यों नहीं करती? कारण ये कि आप लोग जागरूक नहीं हैं। मैंने ये मैटर, ये जो
आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जागो इंडिया जागो ने खबर दे दिया और एफआईआर होगी, नहीं। जागो इंडिया जागो कभी अपना श्रेय नहीं लेता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक वृद्ध नेत्रहीन दादा जो अपने अधिकारियों के लिए, जो अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं और लड़ के उन्होंने मुकाम हासिल किया कि भैया उन व्यक्तियों पे एफआईआर दर्ज करवाया। लेकिन आप तो अच्छे भले हैं ना, तो आप क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों सोसाइटी से डर रहे हैं? आप क्यों बिल्डर से डर रहे हैं? अरे भैया, बिल्डर आपके यहाँ पे आया, वो एजेंट बन के आया है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो मालिक नहीं है आपका। भाई पहले ध्यान रखो, आप उसको कोई अधिकार नहीं बनता कि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करे। आप जागरूक रहोगे, बिल्डर आपको बैठा के बात करेगा, भाई क्या तकलीफ है। आप भोले रहोगे, बिल्डर आपको टॉर्चर करेगा, हर पल टॉर्चर करेगा। ये बात ध्यान रखिए, सोसाइटी टॉर्चर करेगी। जागरूक बनिए, नियम जानिए ना, बोलिए ना भैया क्या कर रहे हो, ये नियम में तो है ही नहीं। जहाँ आपने 2-4 नियम ठोक दिए ना, ये सोसाइटी, ये बिल्डर, ये सब की हवा टाइट हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिए। इसलिए मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा कि कम से कम आपको पता चले कि एसआरए में, एआर डिपार्टमेंट के अंदर ये कैसे प्रॉपर्टियां किसी दूसरे को सरेंडर करने के लिए कैसे अग्रसर रहते हैं। अब बताइए, वो एआर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उनके पास जब लेटर आया तो उनको पूछते थे, भैया पावर ऑफ अटर्नी पे मैं तुमको क्यों दूं? ओरिजिनल व्यक्ति को लेके आइए, ओरिजिनल व्यक्ति को लेके आइए, आपको क्यों दूं मैं? लेकिन उन्होंने लेटर तक निकाल दिया बिल्डर को कि भैया इनको चाबी दे दो। वाह वाह पवार साहब, वाह, ग्रेट हैं आप, महान। सरकार के कानून कुछ और इम्प्लीमेंट कुछ और कर रहे हैं, मतलब आप घर पे कानून बना रहे हैं। तो सर, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, आपका घर नहीं है। थोड़ा सा आप समझिए, ये घर नहीं है आपका। एफआईआर हो गया है, लेकिन आपके यहाँ पे अभी तक मैटर चल रहा है, जबकि आपके यहाँ मैटर चलना ही नहीं चाहिए था। वो पहले मैटर में खत्म हो जाए, भैया नहीं हम आपको नहीं दे सकते, ओरिजिनल व्यक्ति को लेके आइए, ओरिजिनल व्यक्ति को लेके आइए। मतलब आपके डिपार्टमेंट में यही काम किया जा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी किसी को दी जा रही है, इसके ऊपर सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र शासन इंक्वायरी करे इसके ऊपर कि भाई ये क्या चल रहा है। कानून हम बना रहे हैं और आप अपना कानून चला रहे हो। हर व्यक्ति जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, जवाब मांगिए, जवाब मांगिए। मैं गया था हमारे एआर डिपार्टमेंट में, बात किया, मुझे कहते क्या सर मैं हर चीज़ का जवाब दूँ? बोला सर जवाब देना पड़ेगा, हर चीज़ का देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी छोड़ दीजिए, जवाब देना बंद, आप भी आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आप भी आम आदमी बन गए। लेकिन उस कुर्सी पर बैठेंगे तो प्रशासकीय अधिकारी है, सूचना का अधिकार में आप बंधे हुए, आपको जवाब देना है, चाहे वो जवाब सही हो या गलत हो। वो क्या करना है मुझे पता है, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ समझिए। एक वृद्ध दादा जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटे, लड़ते जा रहे हैं। तो क्या आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे? क्या जागरूक नहीं बनेंगे? बताइए। जागो इंडिया जागो एक ऐसा माध्यम है, आपकी जो भी तकलीफ है, आप अगर बोलेंगे कि सर हमारे साथ ये तकलीफ़ें हैं, आप वीडियो चलाइए, हम आपके यहाँ पे आएंगे, आपका इंटरव्यू भी लेंगे। अब बताइए ना, कौन आपको धमकी दे रहा है, कौन आपको ये कर रहा है, जाने दीजिए, मालूम पड़ने दीजिए पूरी जनता, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को कि भैया क्या चल रहा है प्रशासन में। हम सच दिखाते हैं, हमें झूठ से नफरत है, जो भी सच हो। कोई भी अच्छा काम करेगा हम उसका गुणगान करेंगे, और जो भी गलत काम करेगा हम उसका तिरस्कार भी करेंगे। हमें किसी से लेना देना नहीं, ना हम किसी पक्ष से हैं। हमें सिर्फ इतना है, महाराष्ट्र को जागरूक करना है।
हमें झोपड़पट्टी धारकों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको न्याय दिलाना है। ये हमारा मंच उन्हीं के लिए है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप जानिए नियम क्या। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है, अभी हमारे चैनल की पैदाइश है, समझिए पैदाइश ही है। अभी 6-7 महीने हुए हमारे चैनल को। 6-7-8 महीने में हमारे चैनल में कितने सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो खुद, हमारे दर्शक खुद हमें कमेंट करते हैं, हमारे ग्रुप पे कमेंट करते हैं। हमारे जागो इंडिया जागो का ग्रुप है और वहाँ पे कोई भी फालतू चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, बहुत लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट अनीस खान जी हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, आरटीआई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मैं खुद उनका जो आर्टिकल डालते हैं, वो जो भी टैग करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी है उनको। और जो एडवोकेट्स भी बहुत सारे हैं। फिर सोसाइटी के बारे में एक्सपर्ट वहाँ पे राजकुमार सिंह जी भी हैं, आप उनसे भी बोलेंगे राजकुमार जी मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए, सोसाइटी में क्या, वो भी आपको सजेशन देंगे। ऐसे अच्छे अच्छे महानुभाव हमारे ग्रुप में हैं। मुझे तो ग्रुप हफ्ते में 1-2 बार मैं देखता हूँ, समय नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं उसमें कमेंट्स में शायद ही इक्का दुक्का कमेंट दिया और बाकी सबका जवाब, हर व्यक्ति एक दूसरे को समझा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये होती जागरूकता, ये होती है जागरूकता। शुरुआत में तो ग्रुप से मैं बड़ा परेशान हुआ कि भैया ये क्या चल रहा है। मैंने स्ट्राइक कह दिया, मैं ग्रुप बंद कर दूंगा, यहाँ ना कोई वीडियोस चलेगी ना कुछ। जो वीडियोस सारे संबंधित है वो डालिए। ये समाज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे ये जातिवाद क्या है, ये हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि इस सारे के अंदर में आरटीआई के विषय में जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, लोगों को आप डालिए, लोगों को सचेत करिए, लोगों को जागरूक करिए, ताकि लोग एक्सपर्ट हो। उन्हें किसी एजेंट या किसी मेरे जैसे यूट्यूबर को फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही सक्षम हो जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, तकलीफ आपकी तो लड़ना भी आपको। मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन मिलेगा। आप अगर जागो इंडिया जागो ग्रुप पे अगर हैं तो शायद मुझे मार्गदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने अभी तक देखा हर व्यक्ति एक दूसरे को मार्गदर्शन देता है और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि एकदम परफेक्ट राइट, परफेक्ट डिसीजन दे रहे हैं। जो भी सजेशन दे रहे थे परफेक्ट दे रहे, बहुत सही लगा मुझे। ये होती जागरूकता, ये होती जागरूकता। अदर वन को बोला हूँ गलत एक भी कोई ये कमेंट, ये त्यौहार है वो त्यौहार है, इसकी खुशी इसका वो सब हमें ग्रुप पे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ लोगों की तकलीफ और उनका सल्यूशन, बस। उसके अलावा ग्रुप पे कोई बात मत कीजिए, कोई चाट नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे झोपड़ी धारक है, बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। हमने ग्रुप पे निवेदन किया है कि भाई हो सके तो आप हिंदी में डालिए ताकि सब समझ सके। मराठी नहीं आती, मराठी हिंदी में डालिए, मराठी नहीं है, मराठी आती है तो मराठी में डालिए, मराठी भी थोड़ा बहुत समझ जाएगा, लेकिन अच्छा होगा हिंदी में डालिए। क्योंकि हमारे इस ग्रुप पे पूरा भारत है, हमारे जागो इंडिया जागो ग्रुप के ऊपर पूरा भारत है, इसलिए हमारे भारत में हिंदी भाषा सब जानते हैं। तो अब हिंदी भाषा में डालिए ताकि सबको पता चले क्या लिखा हुआ है और क्या करना है। तो हमारे जितने भी वहाँ पे दर्शक हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा परिवार है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है। तो क्या आप उसका भाग नहीं बनना चाहते? क्या आप उसका भाग नहीं बनना चाहते कि आपको मुझे फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़े, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आप ग्रुप में सिर्फ मात्र एक प्रॉब्लम डालिए, देखिए रिप्लाई कितने आते हैं आपको, कितने सजेशंस आते हैं, वो देखिए। मुझे वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा कमेंट्स करता भी नहीं हूँ, कोई क्रिटिकल रहेगा तो उसके अंदर मैं कमेंट करता हूँ भैया इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी बाद में लिख देते हैं कि भाई इसका जवाब तो प्रदीप जी देंगे।
तो मैं देखता हूँ जब कमेंट्स आता है तो मतलब भैया किसका मैटर है, हाँ भाई ये ठीक है, आप इस तरह से ये काम करिए। तो ये जो चीज़ें सबको सीखने मिल रही बिना कॉल के और बिना टाइम पास किए, तो जुड़िए ना ग्रुप से। उसके बाद तो हमारे जागो इंडिया जागो चैनल है ही, ये लोगों को समाधान बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों, मैं अब भी यही चाहता हूँ, आप भी प्रवीण चंद्र तिवारी बनिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करिए। वो एक वृद्ध व्यक्ति तकरीबन 70-72 साल के और ऊपर से नेत्रहीन, मैं सैल्यूट करता हूँ दादा, जो आपने कर दिखाया वो शायद जिनके पास सब कुछ है वो भी नहीं करते। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवार साहब, विनंती है दादा को मदद करें, कानून से काम करें, बस आपके लिए इतना ही मैं चाहता हूं सर। क्योंकि कम से कम इतनी तो मानवता रखिए कि एक वृद्ध दादा को बार बार रोज एसआरए के धक्के, पुलिस स्टेशन के धक्के मत खिलवाइए प्लीज सर। तो दोस्तों, एसआरए के बारे में कुछ भी चीज़ें हों, जो भी चीज़ नई आए, पुरानी है, करप्शन है, अच्छी, सब हम बताएंगे, नियम्स बताएंगे, जानकारियां बताएंगे, वो भी सरल सिंपल भाषा में। आप जागरूक बनिए, नियम जानिए। आप नियम जान के 10 को समझाइए, वो 10 समझ गए, वो अब 10 को समझाएंगे। इसी तरह चैन को चलने दीजिए, महाराष्ट्र जागरूक हो जाएगा। पहले हम महाराष्ट्र को जागरूक कर लेते, फिर देश की तरफ चलते हैं, क्योंकि पूरे देश को जागरूक करना है। ये जो अज्ञानता है ना, अज्ञानता हमको खा गई है, तो हमें अब पूरे गंदगी को, अज्ञानता को निकाल देना है इस महाराष्ट्र से। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे कमेंट्स के अंदर में इन दादा के लिए एक बधाई जरूर दीजिए प्लीज़, मेरी तरफ से उन दादा को एक बधाई दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।